जर्मनी में जंगलों के बड़े हिस्से ऐसे दिखा करते थे, लेकिन अब ऐसे दिखते हैं। सिर्फ 3 या 4 साल में दशकों पुराना ये जंगल पहचानने में नहीं आ रहा। जर्मनी के बहुत से हिस्सों समेत यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी यही हो रहा है। ये धरती के खत्म होने वाली कोई स्टोरी नहीं है, ये दरअसल एक अच्छी खबर हो सकती है। स्प्रूस जर्मनी में सबसे ज्यादा दिखने वाला पेड़ है। 1/4 जंगल इसी के हैं। आखिर क्यों? ये जानने हम थुरिंगिया के रास्ते पर हैं, फॉरेस्टर फनी हुर्टिश से मिलने। स्प्रूस तेजी से उगता है। वो नियमित रूप से सीधी हाई क्वालिटी लकड़ी देता है, जिसकी प्रोसेसिंग आसानी से हो जाती है। फर्नीचर बनाओ या फर्श बिछाओ, चौतरफा इस्तेमाल है इसका। इसलिए ये एक फायदेमंद पेड़ भी है। जर्मन फॉरेस्टरों ने विशाल क्षेत्रों में ये पेड़ लगाए, सीधी पंक्तियों में, ताकि आवाजाही आसान रहे। जलवायु परिवर्तन के चलते गर्मी की लंबी अवधि का मतलब जंगल काफी शुष्क और पेड़ प्यासे हैं, खासकर स्प्रूस के पेड़। उन्हें अन्य पेड़ों के मुकाबले ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन उनकी जड़ें काफी उथली होती हैं तो गहरे भूजल तक नहीं पहुंच पाती। पेड़ों या इंसानों के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन एक जीव ऐसा है जिसे ये सब अच्छा लग रहा है। बात हो रही है बाक बीटल की। ये छोटा सा कीड़ा जर्मनी और यूरोप के जंगलों में अपनी पैठ बना चुका है। बाक बीटल पेड़ों की छाल में रहता है। वो पेड़ों में छेद कर साथी को रिझाने के लिए वहाँ फेरोमोन्स छोड़ता है। बाक बीटल वहाँ प्रजनन करते हैं। एक स्वस्थ पेड़ ऐसे छेदों को भरने के लिए आमतौर पर रेजिन पैदा कर बीटल से खुद को बचाता है, लेकिन एक प्यासा कमजोर पेड़ ये नहीं कर पाता। इसलिए बीटल्स के तो मजे हैं। 5 साल पहले यहाँ घना जंगल था। पिछले साल ये इलाका बीटल्स ने चट कर दिया था, तो इस साल वो इलाका भी कुछ ही हफ्तों में बीटल साफ कर जाएंगे। बीटल उन परतों को खा जाते हैं जिनसे पेड़ को पोषक तत्व और पानी मिलता है। फिर स्प्रूस प्यास और कुपोषण से मर जाते हैं। बीटल तेजी से जर्मनी और यूरोप में फैल रहे हैं। गर्मी बढ़ने के साथ ज्यादा बीटल पनप रहे हैं। बीटल्स की भरमार देखनी हो तो मध्य जर्मनी के हार्ट्स नेशनल पार्क जाना चाहिए। हम उसी के रास्ते पर हैं। यहाँ करीब 90% स्प्रूस खत्म हो चुके हैं। बीटल आए और पेड़ों का सफाया करके चल दिए। अपने पीछे छोड़ गए वो इलाका जिसे देखकर अचानक धक्का लगता है। हमारी मुलाकात हार्ट्स नेशनल पार्क के निदेशक रोलांड पीच से हुई। यहाँ स्प्रूस के बहुत सारे पेड़ हैं, तो सबसे ज्यादा मार इसी क्षेत्र पर पड़ी। लेकिन पीच और अन्य लोगों के लिए ये दुनिया के सर्वनाश का मंजर नहीं, बल्कि उसका उलट है। उनके मुताबिक बीटल विलन नहीं है, उल्टा वे छुपा हुआ वरदान साबित हुए हैं। सवाल यह है कि यहाँ क्या हो रहा है। स्प्रूस के पुराने पेड़ खत्म हो चुके हैं और यहाँ का अपना मौलिक जंगल उभर रहा है। इतना सारा जीवन देखते हैं। ये खूबसूरत नजारा है। ये बहुत अच्छी और उत्साहपूर्ण बात है। एहतियात के तौर पर वन प्रशासन ने जंगल के एक हिस्से में पेड़ काट दिए ताकि बीटल्स पड़ोसी जंगलों में फैलकर मुश्किलें ना बढ़ाएं। लेकिन उसके अलावा नेशनल पार्क ने कुदरत से छेड़छाड़ न करने का फैसला किया। बीटल्स से लड़ाई नहीं छेड़ी और कुदरत वाकई अपना काम कर रही है। नेशनल पार्क के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग ढंग से संभाला जाता है। जिन हिस्सों में पेड़ खुद ब खुद पना पाए, उन्हें उनके ही तरीकों पर छोड़ दिया गया। जैसे ये इलाका जो 5-6 साल पहले खत्म हो गया था। कुछ हिस्सों को थोड़ी बहुत मदद चाहिए। स्प्रूस मोनोकल्चर के चक्कर में विस्थापित हुई देसी प्रजातियों के पेड़ अब रोपे जा रहे हैं। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। नेशनल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र है। वहाँ से व्यावसायिक इस्तेमाल की लकड़ी नहीं निकाली जा सकती। लेकिन जर्मनी में करीब 3% जंगल ही संरक्षित हैं। बाकी जंगल व्यावसायिक लकड़ी के लिए पब्लिक या प्राइवेट फॉरेस्टरों की देखरेख में चलते हैं। और हम शायद लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे होंगे, क्योंकि लकड़ी एक बड़ी टिकाऊ और रिन्यूएबल बिल्डिंग सामग्री हो सकती है, जिसके उत्पादन के लिए थुरिंगिया में फॉरेस्टर जंगल उगा रहे हैं। बीटल्स के लिए उन्हें अलग तरीका आजमाना होगा। पेड़ों की नियमित जांच होती है। कीड़ों का पता चलते ही पेड़ों पर निशान लगाए जाते हैं। फिर उन्हें काटकर जल्द से जल्द वहां से हटा दिया जाता है ताकि बीटल्स फैल ना पाएं। इस तरह समय से पहले बहुत से पेड़ काटने पड़ते हैं।
ऐसी स्थिति से बचने का तरीका ये है कि एक किस्म के पेड़ पर निर्भर न रहकर तरह तरह के पेड़ लगाए जाएं। जैसा स्टॉक्स में होता है, आप खतरा कम से कम रखने के लिए अलग अलग शेयरों में निवेश करते हैं। मिश्रित जंगल का भी यही उद्देश्य है। निको फ्रिशबियर भविष्य के जंगल की पहचान करने की कोशिश करने वाले वैज्ञानिक हैं। पहले तो सबसे पुराने पेड़ों को लीजिए। बीच, ओक और सिकामोर जैसे पेड़ निचली ऊंचाइयों के अनुकूल होते हैं। उन्हें कम पानी चाहिए होता है क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं। दूसरे हैं डगलस फर जैसे नए पेड़। उत्तरी अमेरिका का ये पेड़ ज्यादा गर्मी और सूखा बर्दाश्त करता है। फिलहाल यही पेड़ बेहतर माने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम धरती को तपाते रहे तो हमें कुछ अलग किस्म के पेड़ जुटाने होंगे। कौन से पेड़ ज्यादा माकूल होंगे, ये पता करने के लिए थुरिंगियन फॉरेस्ट्री 10 साल से जंगल के सबसे सूखे इलाके में एक प्रयोग कर रही है। काम ज्यादा है क्योंकि ये एक मिश्रित वन है। यहाँ अलग अलग प्रजातियों के पेड़ देखने होते हैं। उनके अपने खतरे और लागत है। लकड़ी या दूसरे उत्पादों की मार्केटिंग तक सारी प्रक्रिया काफी महंगी पड़ती है, लेकिन हमारे नजरिए से ये जरूरी भी है। आपको ज्यादा खर्च करना पड़े और पैदावार कम हो, लेकिन जंगल के मालिक के तौर पर देखें तो इसमें खतरा कम है। ऐसा वन प्रबंधन और नेशनल पार्क की कोशिश दोनों दिखाते हैं कि बहुत से यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय वन किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये जलवायु परिवर्तन के लिहाज से ढलने या वन्य परिवर्तन को गति देने का मौका भी है, जिसमें यूं काफी ज्यादा समय लग जाता। जलवायु संकट के नजरिए से ये अच्छा काम है और जैव विविधता के लिहाज से भी। दिखने में भले ही थोड़ा खराब लगे, लेकिन एक नया बेहतर जंगल पनपने लगा है जो पहले उगाए जंगलों की तुलना में ज्यादा समर्थ है। एक ऐसा जंगल जो आने वाले वक्त के मौसमों और दूसरी तमाम चीजों के अनुकूल ढल सकता है।